Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्कस कर रहे थे और मैंने बोला था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है लास्ट केवल 2 ही बार आई है 40 ईयर में, केवल 2 ही बार आई है, वो भी लास्ट टाइम भी 91 में आई थी. दैट मीन इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट थोड़ा सा अगर हम लोगों को आज के टॉपिक के बारे में पता करना है दैट मीन्स हम लोगों को इसका थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी. इससे रिलेटेड वीडियो मैंने लास्ट में बना दिया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आगे का वीडियो मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था. तो आज वो अभी का जो वीडियो है वो उसी का कंटिन्यूशन है. दैट मीन्स आप लोगों को दोनों वीडियोस को साथ में ही देखने हैं और ये जो वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, मतलब आप लोगों को कोई भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कोई भी घुमा के भी नहीं पूछते, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. दैट मीन्स एज अ प्रॉमिस ऑफ 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी मुझे ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप लोगों को मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाना है. और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नॉर्मली कि आप लोगों को कहीं और से ना देखना पड़े और पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाएं और सिर्फ नोट्स पढ़ के ही आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर लिख के आ पाओ, तो आप मेरी पूरी ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट करवा दिया है और हम लोगों का अभी क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है. ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड चल रहा है. मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं और इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप लोगों का सब कुछ छुड़वा दूंगा. नहीं, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे करूंगा. हाँ, थोड़ा सा हैवी इसलिए लग सकता है क्योंकि भाई रियल एग्जाम में जिस तरीके से हम लोग लिख के आते हैं मैं वही लैंग्वेज यूज़ करूंगा, उतने ही मैं डायमेंशंस ओपन करूंगा जितनी हो सकती हैं डायमेंशंस. उसके लिए एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहा हूँ, डायग्राम्स यूज़ कर रहा हूँ जितने जरूरी है, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो आप लोगों को पूरे के पूरे अगर ये सीरीज फॉलो करनी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई दे. ठीक है, नाउ हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है एवेपोट्रांसपायरेशन. अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इसको मैं एवेपोट्रांसपायरेशन नहीं, पूरा का पूरा अगर मैं बोलूं तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन बोलूंगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आता है हम लोगों के एग्जाम के अंदर. समझ में आई? अब देखो, पहले अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग सिलेबस देखते हैं. सिलेबस में देखो कि क्या पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन कहीं लिखा हुआ है क्या. नहीं, हमारे सिलेबस के अंदर पेपर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब नॉर्मली आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो आप लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ोगे और आप लोग को लगेगा कि भाई आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. लेकिन हकीकत में क्या होगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं हुआ. आपने जनरल स्टडीज़ के लेवल पर तैयारी कर ली और आप लोगों का कुछ नहीं होगा. तो बस वही चीज़ है कि हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर देखते हैं. ठीक है, देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लिखा हुआ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमारे सिलेबस के अंदर. पेपर नंबर 2 के अंदर कुछ भी इससे रिलेटेड बात नहीं आती है. नाउ अब PYQ में जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है वो 85 में पूछा, 91 में लास्ट टाइम पूछा था. उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आई. बट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ही अगर मैं और डीप में जाता हूँ तो पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन के बारे में देखो क्वेश्चन पूछा है 2004 में, फिर पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन के बारे में 2015 में, फिर 18 में. ठीक है, वही चीज़ है, एवेपोरेशन मतलब वही हो गया. फिर पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन, यही चीज़ डायरेक्ट बार बार चीज़ें पूछ रहे थे. तो 2019 में दैट मीन 26 में भी आप लोगों को पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन आ जाए. समझ में आने वाली बात, मैं इसीलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ. नाउ अब आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं अब चूंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए मैं थोड़ा सा कल जो लास्ट वीडियो है उसको हल्का सा रिवीजन दूंगा. जो लोगों को नहीं करना है रिवीजन वो आराम से स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या भाई, हमारी जो अर्थ है ना वो टेरेरियम की तरह एक एक्ट करती है. जैसे टेरेरियम बोलते हैं किसके भाई, सी लेवल ग्लास कंटेनर को बोलते हैं. मतलब एक कंटेनर रखा है, उसके अंदर जितना भी अपना बाहर जाएगी चीज़ ना अंदर आएगी, उसी के अंदर सब कुछ होता रहेगा. उसको अपन बोलते हैं टेरेरियम. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना हमारी अर्थ के ऊपर वो ना तो कभी भी चेंज नहीं होता है समय के साथ. समय के साथ उतना ही वॉल्यूम रहता है, बस क्या करता है अपनी फॉर्म को बदल देता है और लोकेशन को बदल देता है. ठीक है, जैसे कभी आप लोगों का गैस बन जाएगा, कभी वो लिक्विड बन जाएगा, कभी आपका सॉलिड बन जाएगा. जैसे वाटर कंटिन्यूज टू चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड, गैस, सॉलिड, और जो सर्कुलेट होता रहता है बिटवीन दी ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के ऊपर, नॉन एज दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इसको अपन लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, मैंने कुछ टर्म्स आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, तो उसमें से आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना उसमें सिर्फ आप लोगों को 2 टर्म दिमाग में रखनी है, एक इवेपोरेशन, एक ट्रांसपायरेशन. क्या? इवेपोरेशन और
ट्रांसपायरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है कि भाई किसी भी वाटर की बॉडी जो होगी ना, उस पर से अगर वाटर जो है वो गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्यों होता है वो, क्योंकि आप लोगों की हीट पड़ रही है, हीट के कारण वाटर का अगर चेंज हो जाएगी, वो वाटर से लेके वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको अपन को क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन बोलेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या बोलेंगे कि भाई जो आप लोग वाटर वेपर जो है ना, प्लांट से अगर एटमॉस्फेयर में पास हो रही हो, प्लांट के अंदर जो पत्तियां हैं, पत्तियों ने क्या किया, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दी डायरेक्ट, वाटर से नहीं, वाटर बॉडी से नहीं, डायरेक्ट अपने प्लांट से। अगर प्लांट से छोड़िए तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। समझ में आने वाली बात। अब चलो, अब करते हैं अपन सीधा क्या, पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन। अब देखो एवेपोट्रांसपायरेशन होता क्या है, देखो एवेपोट्रांसपायरेशन का मतलब है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक है एवेपोरेशन से, एक ट्रांसपायरेशन से। एवेपोरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड वाटर बॉडीज, चाहे सॉइल हो चाहे वाटर बॉडीज हो, वहां से जो आप लोगों का वाटर की जो लॉस हो रहा है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो आप लोगों का गैस में कन्वर्ट हो गया। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी प्लांट के थ्रू जितना भी आप लोगों का वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैस में, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन पूरे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम, मतलब कितना पोटेंशियल है इसके ऊपर हम लोगों का, कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है एवेपोट्रांसपायरेशन का। अगर मैं अनलिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी की बात करूं, अगर मेरे पास अनलिमिटेड वाटर अवेलेबल है तो मेरा कितना ज़्यादा एवेपोट्रांसपायरेशन हो सकता है। मतलब सीधी सीधी बात बोलूँ, दूसरी भाषा में बोलूँगा, ये एक आइडियल कंडीशन है। क्या है ये, कि आइडियल कंडीशन, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन है। मॉइस्चर नॉट लिमिटिंग, कोई भी मॉइस्चर जो है इसमें कुछ भी लिमिटेड नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई नहीं यार इतना ही होगा, कोई भी आप लोगों के पास इसमें लिमिट नहीं लगेगी। ठीक है, ये पहली बार जो टर्म था ना वो फॉर्मुलाइज किया था चार्ल्स थॉर्नवेट ने। किसने, थॉर्नवेट ने 1948 में, जब वो डेवलप कर रहे थे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को। अब देखो क्लासिफिकेशन जो है ना वो हम लोग मॉनसून के बाद करेंगे। ठीक है, याद रखना। कई लोग सोच रहे होंगे अरे सर इसके बाद तो तुरंत क्लासिफिकेशन करा दो। द आंसर है कि भाई मॉनसून कर लेते हैं, उसके बाद अपन जो मॉनसून का क्लासिफिकेशन है, वो सॉरी क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है वो देख लेंगे। ठीक है, नाउ तो थॉर्नवेट का जो जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे क्लाइमेट का, तो क्या हुआ, इनने फॉर्मलाइज किया कि भाई ये एवेपोट्रांसपायरेशन, पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन है ना, वो जो टर्म है उन्होंने पहली बार फॉर्मलाइज की थी। याद रखना ये चीज नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अभी लेटेस्ट 2019 में थॉर्नवेट के ऊपर पूछ लिया था कि थॉर्नवेट ने किस तरीके से पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन के बारे में बात की है। समझ में आने वाली बात। नाउ कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन, पीईटी का मतलब ही है पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन। अब मैं हमेशा पैट ही बोलूंगा, इसको बार बार नहीं बोलूंगा आप लोगों को। ठीक है, पैट क्या होता है, एक्सप्रेस करता है एटमॉस्फेरिक डिमांड फॉर वाटर। ये दिखा रहा है कि वाटर के लिए कितनी डिमांड है एटमॉस्फेयर की। ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताया, मैंने बताया था कि सोलर एनर्जी के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो मतलब रेडिएशन एनर्जी, मतलब सोलर इंसोलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी, उसके बाद एयर में कितना टेम्परेचर है, हीट में, मतलब अगर आप लोगों का एयर में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मैंने शुरू पर बताया था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, एबिलिटी होगी किस चीज़ में, आप लोगों के मॉइस्चर को कंटेन रखने में। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर कम होता जाता है, मॉइस्चर जो होता है आपस में क्या होता है, आपस में जो कंडेंसेशन हो जाता है और जो आप लोगों के क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्या होता है, बारिश हो जाती है कि नहीं। मतलब वो अपने ऊपर रिटेन ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब हीट कांस्टेंट कितना हुआ उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है भाई, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर, कितना वो मॉइस्चर को होल्ड कर पा रहा है, वही चीज़ मैंने बोली। नाउ विंड स्पीड जो है, मतलब ये विंड स्पीड क्या होती है भाई, रिमूव कर देते हैं सैचुरेटेड एयर नियर द सरफेस के पास जितनी भी सैचुरेटेड एयर होगी ना उसको वो रिमूव कर देगी। तो विंड स्पीड पे भी तो डिपेंड करता है। मतलब ये चार चीज़ें जो है उस पर पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन जो हो रहा है ना वो कंट्रोल हो रहा है, उसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, रेडिएशन एनर्जी, एयर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन हमेशा अपना पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन से या तो कम होगा या इक्वल होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। भाई कॉमन सेंस लगाओ, मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आइडियल कंडीशन हमेशा, आइडियल कंडीशन से कमी तो चीज़ रहने वाली है। तो एक्चुअल एवेपोट्रांसपायरेशन जो होगा ना वो मेरा पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन से हमेशा कम होगा। जब सॉइल का जो मॉइस्चर है ना वो कम हो जाता है और एवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है ना वो ड्रॉप कर जाता है अपना बिलो द पोटेंशियल। ठीक है, नाउ
पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन जो है ना वो थियोरेटिकल अपर लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अज्यूम्स द वाटर इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, मतलब ये अज्यूम करता है कि वाटर जो है वो कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ का जो अपन लोग इतनी देर से देख रहे हैं भाई कि वो है, कुछ तो जरूरी होगा ना, इसीलिए तो अपन लोग पढ़ रहे हैं भाई। सबसे पहली बात तो वाटर बैलेंस स्टडी करते हैं अपन इस चीज़ से, मतलब हॉटन, थॉर्नवेट और लोविच ने क्या की थी, वाटर बैलेंस स्टडी की थी भाई, किस तरीके से वाटर बैलेंस हो रहा है। एग्रीकल्चरल प्लानिंग अपन लोग कर सकते हैं इसकी हेल्प से, क्यों, क्योंकि क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट कितना है, इरिगेशन शेड्यूलिंग कितनी होगी, मतलब कब कब अपन को कौन कौन सी फसल लगानी है, इससे अपन पता कर सकते हैं। ड्रॉट एनालिसिस अपन इससे हो सकती है, जैसे अगर मेरा हाई पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन होगा तो लो प्रेसिपिटेशन होगा, क्यों, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों का इवेपोरेशन हो जाएगा और आप लोगों की क्या जो प्रेसिपिटेशन होगी ना वो कम होगी। मैं भी और आप जो फॉर्मूले से और समझाऊंगा इस चीज़ को, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का वाटर स्ट्रेस इंक्रीज होगा। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी हमको जरूरत पड़ता है, क्योंकि थॉर्नवेट ने मॉइस्चर का इंडेक्स जब बनाया था, मॉइस्चर इंडेक्स जब बनाया था तब इसकी हेल्प ली थी। क्लाइमेट चेंज का स्टडी अपन इससे करते हैं, जैसे राइजिंग पीईटी जो होता है ना वैल्यू करता है लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग, जितनी ज़्यादा पीईटी इंक्रीज होगी मतलब ग्लोबल वार्मिंग से लिंक हो रही है। क्यों, वही वाली बात है कि जितनी ज़्यादा हीट इंक्रीज होगी, वही वाली बात है ना, एयर टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा मेरी पीईटी होगी, है कि नहीं है नॉर्मली। नाउ टेक्निक टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन सजेस्टेड बाय द थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने कैसे सजेस्ट किया था, क्या टेक्निक लगाई थी इसको कैलकुलेट करने के लिए, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। ये क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए अपन लोग ये कर रहे हैं भाई। अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे थॉर्नवेट, इन्होंने क्या दिया था, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कंसेप्ट दिया था। इस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में ये किस पर बेस्ड था भाई, पूरा का पूरा ये थे प्रेसिपिटेशन के, मतलब कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, वेजिटेशन कैसा है और इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन कैसा है, मतलब 4 वेरिएबल्स इसके अंदर है। इन 4 वेरिएबल्स पे मेरा पूरा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था थॉर्नवेट ने। जब मैं बताऊंगा आगे तो और ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ थॉर्नवेट के कंसेप्ट ऑफ द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या था, 3 फेजेस से गुजरे थे। पहले क्या था, देखो सीधी सीधी बात है, वो तो पहले जहाँ पर रह रहे होंगे उस जगह का देखेंगे। तो यूएसए के अंदर उन्होंने देखा 1931 में थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कहाँ का लिया था, उसने यूएसए का दिया था 1931 में। थॉर्नवेट ने फिर वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था 1933 में और रिवाइज किया था थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन को 1948 में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, उन्होंने क्या सोचा कि भाई यूएसए में जैसा है वैसे ही मेरा पूरा वर्ल्ड के अंदर होगा, है कि नहीं है, और ऐसा तो लेकिन हकीकत में होता नहीं है। तो वही वाली बात है, तो इन्होंने क्या किया, रिवाइज भी कर दिया, ठीक है। नाउ 48 में, नाउ थॉर्नवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन 1931 में जो दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग 1931 में थॉर्नवेट ने 2 कंसेप्ट दिए थे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के ऊपर। एक था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और एक था टेम्परेचर एफिशिएंसी। क्या, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और टेम्परेचर एफिशिएंसी। अब जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है, टेम्परेचर एफिशिएंसी क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा बात, ठीक है। नाउ प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस बोल दो चाहे वो प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, समझ में ही नहीं वाली बात। तो ये क्या होता है, ये ओनली दैट अमाउंट ऑफ द टोटल प्रेसिपिटेशन, जितना भी टोटल प्रेसिपिटेशन का केवल उतना अमाउंट जहाँ पर अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जितनी आप लोगों को वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी होगा उसको, उस अमाउंट को लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन दी प्रेसिपिटेशन, मतलब प्लांट की ग्रोथ केवल और केवल प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बट प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करती है। एग्जांपल लगाओ, एक जगह एक प्लांट है, उसको मेरे प्लांट को जितने पानी की जरूरत है, मान लो उससे कम पानी अगर मेरे पास आया तो क्या हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा। अगर एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन हो गई, मतलब रेन हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो बस वही तो चीज़ बात है कि अगर बोला जाए कि अरे भाई यार आज इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अब तो बहुत ज़्यादा प्लांट जो होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो नहीं ना, एक्सेसिव चीज़ें हो गई, सड़ जाएंगी चीज़ें उसके अंदर की चीज़ें। तो इसीलिए प्लांट की ग्रोथ केवल अपनी प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड नहीं करती है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करती है। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस की जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है P/E इक्वल टू टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन। क्या, टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन, मतलब पूरे मंथ में जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, डिवाइडेड बाय इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन, और कितना याना वो इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा चाहे वो अपना ट्री से निकल रहा हो, चाहे मेरा सॉइल से निकल रहा हो, चाहे मेरा डायरेक्ट वाटर से कम हो रहा हो पानी, तो सबको मिला के अपन लोग क्या बोल रहे थे, इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन बोल रहे थे। तो मतलब पूरे मंथ में जितना बारिश होगी उतनी, और कितना मेरा क्या है,
जो पानी है वो मेरा भाप बन रहा है, मतलब एयर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग सीधा सीधा प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, अगर जो रेशियो है तो पी अपॉन ई जो इंडेक्स है ना उसको क्या बोलेंगे सम ऑफ 12 मंथ, अगर मैं पूरे साल का बोलूंगा तो सम ऑफ 12 मंथ पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन रेशो, ठीक है कि नहीं, प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय इवेपोरेशन रेशियो, इसको अपन का बोल देंगे पी अपॉन ई इंडेक्स, मतलब प्रेसिपिटेशन अपॉन इवेपोर ट्रांसपायरेशन इंडेक्स। अब देखो अब इसका अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बोल सकता हूं, पी अपॉन ई, पी क्या है यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है, ई क्या है इवेपोर ट्रांसपायरेशन है। मंथली की अगर मैं बात करूं तो सीधा फॉर्मूला है भाई, देखो इतना ज़्यादा अपन कैलकुलेट करेंगे नहीं, जितना अपने एग्जाम में जरूरी है उतना करो, कैलकुलेट डेरिवेशन करो। तो बस ये दिमाग में रखना 11.5 RYT माइनस 10 टू दी पावर 10/9, क्या बोलेंगे 11.5 RYT माइनस 10 टू दी पावर 10/9, ठीक है। ये मंथली है, याद रखना ये ईयरली नहीं है, पहली बात दिमाग में रखना ये मंथली है ईयरली नहीं है। इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं रेशो, क्या बोलेंगे पी अपॉन ई रेशो, याद रखना इसको बोलेंगे रेशो। अभी इसको अपन ने इंडेक्स नहीं बोला, इंडेक्स होता है अपना 12 मंथ का। आर यहाँ पर क्या देखो पी और ई तो मैंने बता ही दिया प्रेसिपिटेशन, और ये है ई है इवेपोर ट्रांसपायरेशन। आर क्या हो जाएगा मेरा टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन, क्या हो जाएगा टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन, मतलब पूरे महीने में मेरा कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और ई जो है वो तो मैंने बता दिया इवेपोरेशन, टोटल मंथली इवेपोरेशन, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन इवेपोर ट्रांसपायरेशन कुछ भी बोल सकते हो। और टी हो जाएगा टोटल मंथली टेम्परेचर, क्या हो जाएगा टोटल मंथली टेम्परेचर, और ये फ़ारेनहाइट में नापा गया है, किस में नापा गया है फ़ारेनहाइट में, याद रखना सेल्सियस में नहीं फ़ारेनहाइट में, ठीक है। नाउ अगर मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो मैं ईयरली ले लूंगा। ईयरली क्या होता है, ये मेरे जो हर महीने में जितना भी मेरा पी अपॉन ई आ रहा है उसको मैं जोड़ दूंगा। तो उसको मैं मैथमेटिकली कैसे बोल सकता हूँ भाई सिग्मा ऑफ आई 1 to 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 1 से लेके 12 11.5 RITI, RITI मतलब आई क्या हो जाएगा मतलब कि कौन सा वाला मंथ है, वही तो फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ माइनस 10 टू दी पावर 9। तो इसको क्या बोलूंगा मैं सीधा सीधा प्रेसिपिटेशन इंडेक्स बोलूंगा। आया समझ में ये वाली बात। अब देखो अब इससे कैसे पहचानोगे कि कौन सी चीज़ क्या है नॉर्मली, है ना। तो अपने थॉर्नवेट ने क्या क्या किया था, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि टी जो है ना वो टोटल मंथली टेम्परेचर है, ये डिटरमाइन करता है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला डिटरमाइन करता है समेशन ऑफ द मंथली पी अपॉन ई वैल्यू बेस्ड ऑन पी अपॉन पी ई इंडेक्स। देयर आर 5 ह्यूमिडिटी ग्रुप, कितने ह्यूमिडिटी ग्रुप होंगे 5 ह्यूमिडिटी ग्रुप होंगे। पहला देखो 5 है, पहला है होगा अपना जहां पर मेरा पी अपॉन ई इंडेक्स जो होगा ना वो मेरा 127 से ज़्यादा होगा, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्रेसिपिटेशन ऊपर है, प्रेसिपिटेशन ऊपर है, इवेपोर ट्रांसपायरेशन नीचे है, तो प्रेसिपिटेशन ऊपर होने का मतलब क्या है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बारिश होगी, मतलब मेरे पास पानी नेट जो वाटर होगा ना वो तो ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब पी अपॉन ई इंडेक्स जो होगा, अब इनने क्या कर दिया सीधा वैल्यूज़ पे बांट दिया। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। अगर आप लोगों का पी अपॉन ई इंडेक्स 127 से ज़्यादा होगा तो उसमें वो क्या होगा वेट क्लाइमेट होगा। कैसा क्लाइमेट होगा वेट क्लाइमेट होगा। वेट क्लाइमेट कहाँ पर होता है आप लोगों का रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मेरा 64 से 127 हुआ पी अपॉन ई इंडेक्स, पी ई इंडेक्स बोल सकते हैं, पी रेशो ई इंडेक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है, या फिर प्रेसिपिटेशन इवेपोर ट्रांसपायरेशन इंडेक्स बोल सकते हो उसको, ठीक है ना नॉर्मली। तो 127 तो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा यहाँ पर, क्यों क्योंकि थोड़ा सा पानी कम हो गया तो मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब यहाँ पे डिसोडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, डिसोडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। डिसोडियस कौन सी चीज़ें होती है देखो रेन फॉरेस्ट में तो एवरग्रीन होते हैं, यहाँ पर कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं वो पेड़, लेकिन डिसोडियस में क्या होता है टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा वो पत्ते गिराने लगते हैं, मतलब ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना तो और बताऊंगा, और एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा तो ये बताना है। अभी भाई ये समझ जाओ ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब धीरे धीरे जो वाटर कंटेंट्स है ना वो थोड़ा थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ऐसे ही 32 से 63 अगर मैं रखूंगा इसको इंडेक्स को 32 से 63, कितना 32 से 63, तो क्या होगा मेरा सब ह्यूमिड होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अभी भी वहाँ पर मॉइस्चर देखने को मिल रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे ग्रासलैंड एरिया हो गया। नाउ अगर 16 से 32 होता है तो सेमी एरिड एरिया देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम लोगों को स्टेपीज देखने को मिलेंगे, स्टेपीज देखने को मिलेंगे। नाउ पी अपॉन ई इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ 16 जैसे 16 अगर लेस देन 16 हुआ, कितना सी लेस देन 16 हुआ तो वो डेजर्ट एरिया हो जाएगा, उसको अपन लोग एरिड रीजन भी बोलते हैं। तो याद रखना ये रीजन सब लोगों को दिमाग में रहने चाहिए, वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड,
सेमी एरिड और एरिड। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को एग्जाम में आएंगी और आगे भी अपन जब करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, देयर आर ऑल्सो, अब इसकी भी सब कैटेगरीज इन लोगों ने बना दी है ह्यूमिड रीजन्स की। किसकी? ह्यूमिड रीजन की। क्यों? ह्यूमिड क्लाइमेट कौन सा है? बी वाला। बी के अंदर अपन लोगों ने क्या किया है? ह्यूमिड, अपन लोगों ने नहीं, सॉरी जिसने बनाई है उसने। ठीक है, अपन लोग क्यों बनाएंगे ना। बी, तो आर को अगर मैं क्या बोलूंगा? प्रेसिपिटेशन थ्रू द ईयर, मतलब पूरी साल अगर मेरा प्रेसिपिटेशन होगा तो मैं उसको आर से रिप्रेजेंट करूंगा। एस मतलब समर में अगर मेरा डिफिशियंसी होगी, याद रखना, अगर मेरा समर में रेनफॉल कम होगा, क्या? अगर मेरा समर में रेनफॉल कम होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करूंगा। और याद रखना हमेशा इसमें एक चीज बहुत तरीके से याद रखना कि नॉर्मली अपन लोग क्या करते हैं कि पानी की उस पर डिपेंड करते हैं कि पानी कितना आना है। अपन इसमें देख रहे हैं कि पानी कम कहाँ पर है, मतलब जितनी कम बारिश जहाँ पर होगी उसको अपन उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। याद रखना, बार बार भूल जाते हैं। नॉर्मली जब अपन लोग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखेंगे ना तो उसमें हम लोग ऐसे ही देखने वाले हैं नॉर्मली। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि जब मेरा डेफिशिएंट रेनफॉल होगा समर के अंदर तो मेरा क्या हो जाएगा? उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मेरा डेफिशिएंट रेनफॉल होगा विंटर के अंदर तो उसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मतलब रेंज होगा अगर मेरा कम होगा तो मैं तब वहां पर उसको रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि इवेपोट्रांसपायरेशन की बात करिए, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन की बात चल रही है कि नहीं है। नाउ डी किससे रिप्रेजेंट करूंगा? जब रेनफॉल डिफिशियंटी होगी पूरी साल में, डिफिशियंसी होगी पूरी साल में, मतलब पूरी साल में बारिश नहीं हुई तो क्या बोलूंगा? डी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मतलब मैं अगर बोलूंगा कि मेरा ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर बी आर है तो दैट मीन्स मेरा ह्यूमिड क्लाइमेट है बट प्रेसिपिटेशन पूरी साल हो रही है। अगर मैंने बोला बी एस है तो मैं बोलूंगा प्रेसिपिटेशन डिफिशियंसी हो रही है समर के अंदर, है कि नहीं है? समझ में आया ना? ये बी ए मतलब स्मॉल एस रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग करके आ सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। नाउ टेम्परेचर एफिशिएंसी, अब देखो इसी के अंदर बात चल रही है। प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी हो गई, अब देखो टेम्परेचर एफिशिएंसी। वेट, मैंने आई थिंक प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी का मैंने वो नहीं बनाया है। एक मिनट रुकना, वेट फॉर इट, वेट। हाँ, ये फॉर्मूला था। ठीक है, प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? ये पी अपॉन ई 11.5 आर अपॉन टी माइनस 10⁻⁹। और अगर मैं ईयर की इंडेक्स की बात करूं, प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, एफिशिएंसी बोल लो चाहे इंडेक्स बोल लो, तो क्या बोलेंगे अपन? आई इक्वल टू 1 सिग्मा 12 11.5 आर आई टी आई माइनस 10⁻⁹। जो लोग ह्यूमिडिटी बैकग्राउंड के हैं वो लोग कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्या होता है क्या नहीं होता, सीधा आप ये फॉर्मूला दिमाग में रखो बस। इसका मतलब होता है समेशन। मतलब अगर मैं पूरे महीने का मैं समेशन करूँ तो 12 तो लिखूंगा नहीं बार बार इसको कि भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे तो लिखूंगा नहीं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ फोर्थ मंथ, और हमने इसका जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि अलग अलग मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सबको जोड़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है टेम्परेचर एफिशिएंसी। क्या? टेम्परेचर एफिशिएंसी ना, यही तो बोला ना। दूसरा है टेम्परेचर एफिशिएंसी। इसको अपन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं भाई? मीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द थ्रू आउट द ईयर देख लेंगे। टी अपॉन ई मंथली अगर मैं बात करूं तो टी माइनस 32/4। क्या? टी माइनस 32/4 बात करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी रेशो होता है ये। क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी रेशो इसको बोलते हैं। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो पूरी साल का ले लेंगे, वही टी आई 32/4। तो टोटल मंथ टी, जो इसमें जो कैपिटल टी है वो है टोटल मंथली टेम्परेचर। क्या है? टोटल मंथली टेम्परेचर को अपन लोग क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल टी। ठीक है, अब ये टेम्परेचर और ये इवेपोट्रांसपायरेशन है कि नहीं है नॉर्मली। देखो नाउ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एफिशिएंसी, अब टेम्परेचर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी अपन लोगों ने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब देखो ए डैश क्या हो गया? अब देखो मैंने यहाँ पर बना दिया है तो आप कॉमन सेंस से समझ जाओ कि ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रॉपिकल के ऊपर हो जाएगा, ये मेरा सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। ऊपर जाओगे टेम्परेट हो जाएगा, फिर टाइगा, फिर टुंड्रा और फ्रॉस्ट। टाइगा, टुंड्रा और फ्रॉस्ट। अब ये टाइगा टुंड्रा क्या होता है भाई? जब मैं आप लोगों को जब बताऊंगा ना इन चीज़ों के बारे में, बायोम्स के बारे में, और जब मैं इन्वायरमेंट के ऊपर जाऊंगा तो और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझ जाओ कि जो मेरा ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला जाता है। लेकिन टाइगा और टुंड्रा वाले जो इलाके होते हैं ना, वहाँ पे मेरे जो होता है परमानेंटली वहाँ पे फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा प्रेसिपिटेशन जो होगा ना वो नॉर्मली मेरा किसके, हेल के, मतलब हेल के उसमें फॉर्म में होगा, मतलब बर्फ ज़्यादा गिरेगी वहाँ पर, स्नो के फॉर्म में होगी, बर्फ ज़्यादा गिरेगी।
तो दैट मीन्स टाइगा और टुंड्रा का इलाका मतलब ऊपर की तरफ होता है। आप लोगों का जो अपना रसिया का इलाका हो गया, अपना ग्रीनलैंड का इलाका हो गया, ये टाइगा और टुंड्रा वाले इलाके होते हैं। बस आप लोग अभी मोटा मोटा ये समझ लो, बाकी के अपन देखेंगे। ट्रॉपिकल में देखोगे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितना होगा, 127 के ऊपर होगा। फिर सब ट्रॉपिकल में 64 से 127। भाई देखो वो वही चीज़ है, क्या वो वही चीज़ है आप लोगों का, इंडेक्स से तो वही चीज़ है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है टाइगा और टुंड्रा के अंदर। क्यों? क्योंकि भैया अपन लोगों ने कितना देखा था नॉर्मली, ये फ्रॉस्ट में तो 0 डिग्री होगा ऑब्वियसली, पता ना तो आप लोगों का एवेपोरेशन होगा ना आप लोगों का ट्रांसपायरेशन होगा, क्योंकि हमेशा जमा ही जमा रहता है ना। टुंड्रा में आपसे 1 से 15, टाइगा में 16 से 31, 32 से 64 अपना उसमें टेम्परेट में होता है। समझ में ये वाली बात नॉर्मली आ गया ना। थॉर्नवेट मेथड, अब थॉर्नवेट का मेथड क्या है, वही चीज़ है। देखो थॉर्नवेट का मेथड वही चीज़ है सेम। अब मैं इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, स्टेप्स को मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, ये आप लोग अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना। अभी बस ये समझ जाओ कि थॉर्नवेट ने कैसे किया था, टेम्परेचर बेस्ड अप्रोच लिया था। इनने क्या लिया था, टेम्परेचर बेस्ड अप्रोच लिया था। मतलब पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन कैलकुलेटेड यूजिंग द मीन मंथली टेम्परेचर। मीन मंथली टेम्परेचर इनने डिग्री सेल्सियस में लिया था और डे लेंथ फैक्टर के ऊपर लिया था इनने। फॉर्मूला इन्वॉल्व द हीट इंडेक्स एंड द एम्पेरिकल कांस्टेंट। हीट इंडेक्स और एम्पेरिकल कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। अभी आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन। क्या कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन, जितना मैं शुरू से बताते जा रहा हूँ वही चीज़ है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, टोन डाउन करेंगे, अपनी लैंग्वेज में ट्राई करेंगे। जो अपन एग्जाम के अंदर लिख के आ रहे हैं वही चीज़ अपन लोग लिख कर आएंगे, है ना। नाउ थॉर्मेट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर द मेकिंग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। थॉर्मेट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। एक तो पहली बात तो इसको सिंपल करने के लिए थॉर्मेट ने क्या दिया, एवेपोर ट्रांसपायरेशन कंसेप्ट दिया। इससे हमारा ड्राइव हो रहा है क्लाइमेट रीजन 1948 में। ये वही वाली चीज़ है, रिवाइज किया था। तो इन्होंने क्या किया, एवेपोर ट्रांसपायरेशन कंसेप्ट दिया था, उसी से इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द थॉर्मेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ द एवेपोर ट्रांसपायरेशन इज वाटर बैलेंस। क्या है, इनने वाटर बैलेंस पर फोकस किया। रेन फॉरेस्ट और ह्यूमिड रीजन्स आर वाटर सरप्लस। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी आप लोगों के रेन फॉरेस्ट और ह्यूमिड रीजन होंगे वहाँ पर वाटर सरप्लस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। और सेमी एरिड और एरिड रीजन जो होंगे ना, वहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो भाई वही बात है। अब जो अपन A डैश B डैश C डैश कर रहे थे ना, बस इसमें क्या किया, A B फिर C1 C2 D E इस तरीके से कर दिया। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड वाला इलाका है ना, मॉइस्ट और ड्राई के उन्होंने C1 C2 के नाम पर दे दिया है। A को क्या बोलने लगे, पर ह्यूमिड, B को बोल रहे हैं ह्यूमिड मतलब ह्यूमिड से ज़्यादा, फिर B को बोलेंगे ह्यूमिड, C को बोलेंगे मॉइस्ट सब ह्यूमिड। क्या, मॉइस्ट सब ह्यूमिड। C2 को बोलेंगे अपन लोग ड्राई सब ह्यूमिड। इस तो मतलब सब ह्यूमिड, इसको क्या बोलेंगे, सब ह्यूमिड। क्या बोलेंगे, सब ह्यूमिड। C को बोलेंगे सब ह्यूमिड। और C के भी दो पार्ट हैं, C1 और C2। सही समझ में आया ना ये वाली बात। मतलब पर ह्यूमिड, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड, एरिड। समझ में आया ना। एरिड को E से रिप्रेजेंट करते हैं, सब एरिड को D से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मेरा सब ह्यूमिड है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक मॉइस्ट सब ह्यूमिड और एक ड्राई सब ह्यूमिड। समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। नाउ एवेपोर ट्रांसपायरेशन इज मेड अप ऑफ द टू थिंग्स, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। क्या दो चीज़ों से बना है, एक एवेपोरेशन से बना है, एक ट्रांसपायरेशन से बना है। पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन एंड द ट्रांसपायरेशन अकर्स इफ द सफिशिएंट वाटर सोर्सेज वर अवेलेबल। सफिशिएंट वाटर सोर्सेज जब आप लोगों को होते हैं तो आप लोगों को क्या बोलता है, ट्रांसपायरेशन मिलता है, आप लोगों को देखने को मिलता है। फॉलोइंग आर द कैलकुलेशन टेक्निक। अब कैलकुलेशन टेक्निक देख लो, ये जो मैं बोल रहा था ना, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी काटी हुई थी, ये स्टेप्स, बस ये वही चीज़ है। आप लोग पूरा क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या, पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपायरेशन इज इक्वल टू 1.6 L/12 D/30 10 TD/I टू दी पावर अल्फा। अल्फा बोल सकते हो, ए बोल सकते हो, स्मॉल ए, कुछ भी बोल लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है। नाउ T इज इक्वल टू टेम्परेचर इन द सेल्सियस। ठीक है, T का मतलब क्या होगा, अपना टेम्परेचर होगा सेल्सियस में। L का मतलब हो जाएगा एवरेज सन टाइम आवर्स इन मंथ। मतलब पूरा महीने में, मैंने ये तो बोल दिया, लेकिन उस महीने में अगर मेरा सूरज ही नहीं आया, जैसे आपको बताया ना कि जनवरी फरवरी में तो सूरज कितने छोटे दिन होते हैं, और अपने सीधे दिसंबर तक तो कितने छोटे छोटे दिन होते हैं, और आप लोगों के जून में कितने बड़े दिन होते हैं। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों का सन कितना
दिख रहा है आप लोगों का पूरे मंथ में। डी मतलब होता है नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, पूरे महीने में कितने दिन हैं, ठीक है। टीडी मतलब होता है मीन मंथली टेम्परेचर, मतलब पूरे मंथ में टेम्परेचर कितना रहा, मतलब ऐसा तो है नहीं अपन लोग देख लिया कि भाई मेरा आज 14 तारीख को 46 डिग्री का टेम्परेचर है और मेरा 30 तारीख को 26 है, तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कितना है। या फिर मैं उसको वो करूँगा, तो मैंने क्या किया, पूरा मीन निकाल लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, तो अपने पास आया कि ये चीज़ है। नाउ आई इक्वल टू एवरेज एनुअल हीट इंडेक्स, क्या आई इक्वल टू एनुअल हीट इंडेक्स, क्या होगा, एनुअल हीट इंडेक्स, ठीक है। नाउ आई ये रहा ना एनुअल हीट इंडेक्स। नाउ अल्फा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आई का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है अल्फा। अल्फा को भी अपन निकालेंगे, उसका भी थोड़ा सा टफ है निकालना, लेकिन वो भी आराम से निकल जाएगा। पीईटी तो मैंने बता ही दिया, पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन होता है। अब देखो मेरे को अगर मंथली इंडेक्स निकालना होगा, मंथली हीट इंडेक्स अगर निकालना होगा, क्योंकि मैंने ये तो लिखा था कि एनुअल हीट इंडेक्स है, आई का मतलब होता है एनुअल हीट इंडेक्स। अब मेरे को एनुअल हीट इंडेक्स निकालना होगा तो मेरे को पहले मंथली हीट इंडेक्स निकालना पड़ेगा। मंथली हीट इंडेक्स जो होता है वो होता है T/5 की पावर 1.514, क्या 1.514, T/5 टू द पावर 1.514। और एनुअल हीट इंडेक्स जो होगा ना वो क्या होगा, पूरे साल का अगर अपन ले लेंगे तो I इक्वल टू 1 सिग्मा टू द पावर सिग्मा 12, ठीक है। तो मतलब 12 महीने का हो गया ना, 1 से लेकर 12, तो Ti/5 टू दी पावर 1.514, बस यही अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एनुअल हीट इंडेक्स का। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा को देखो नॉर्मली क्या होगा, अल्फा होगा मेरा 6 पॉइंट, मैं इसमें अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ क्यों मैं इस पे चीज़ पे लिखूँ, 6.75 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू आई टू दी पावर 3, ठीक है, माइनस 7.71 इंटू 10 टू दी पावर -5 आई स्क्वायर प्लस 1.792 10 टू दी पावर -2 आई टू दी पावर आई प्लस 0.49239, ठीक है। याद रखना है तो रख लेना, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है, बट कम से कम इतना तो रख ही लेना। अल्फा इक्वल टू 6.75 इंटू 10 टू पावर -7 आई क्यूब माइनस 7.71 इंटू 10 टू पावर -3 आई स्क्वायर प्लस 1.792 इंटू 10 टू पावर -2 आई प्लस 0.49 तक याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू वही चीज़ जो मैंने बोली वही है, इसको मत लिखना, ये कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लिखने की, ये काटो इसको, है ना। जो चीज़ मैंने बोला है बस वही चीज़ आप लिख लो ना, बस अल्फा की वैल्यू दिमाग में रखना है। ये चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, ये चीज़ रखोगे तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ मेरिट्स देख लो, अब मैंने इतना कराया, अब इसकी मेरिट्स क्या है, अपन लोग क्यों कर रहे हैं, जो थॉर्नवेट ने जितनी चीज़ें दी हैं वो क्यों हुई भाई, एक तो सिंपल है, टेम्परेचर डाटा इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी टेम्परेचर देख लो। लिमिटेशन क्या है भाई, इनने विंड को इग्नोर कर दिया, ह्यूमिडिटी को इग्नोर कर दिया, ह्यूमिडिटी को, रेडिएशन को भी इग्नोर मार दिया। नॉट एक्यूरेट फॉर द एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा आप लोगों का एरिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है आप लोगों का एक्यूरेसी नहीं दिखाएगा। थॉर्नवेट इंडेक्सेस फॉर द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्या होता है, थॉर्नवेट ने कुछ और इंडेक्सेस दिए थे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए, उसके फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आप लोगों का आएगा। पहला होता है मॉइस्चर इंडेक्स, क्या होगा, मॉइस्चर इंडेक्स, सीधा फॉर्मूला है मॉइस्चर इंडेक्स इक्वल टू P माइनस PET डिवाइडेड बाय PET इंटू 100। P क्या है, प्रेसिपिटेशन है, PET आपको बताइए पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन है। तो मतलब अगर आप लोगों को पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन नहीं पता होगा तो आप लोग मॉइस्चर इंडेक्स नहीं निकाल सकते। ये क्या करता है आप लोगों का, बॉर्डर सरप्लस या डेफिसिट दिखाता है, मतलब इससे क्या होगा आप लोगों का बाउंड्री बिटवीन ह्यूमिड वर्सेस एरिड क्लाइमेट के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आने वाली बात मॉइस्चर इंडेक्स। सेकंड, अब देखो इसी में मॉइस्चर इंडेक्स क्या होता है, मॉइस्चर इंडेक्स रिफर्स डेफिसिट और सरप्लस। अगर मैं वैसी बात करूं मॉइस्चर इंडेक्स की तो 100S माइनस 60D अपॉन पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपायरेशन, अगर मेरे पास PET नहीं हुआ तो है कि नहीं है, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो IM क्या है, मॉइस्चर इंडेक्स है, S क्या है, मंथली सरप्लस ऑफ द मॉइस्चर, मंथली सरप्लस ऑफ द मॉइस्चर, D क्या है, मंथली डेफिसिट ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है। तो एनुअली अगर मैं बात करूं, एनुअली मॉइस्चर इंडेक्स की बात करूं तो 100S माइनस 60D अपॉन PE, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही अच्छी चीज़ है, तो ये दोनों आप लिख सकते हो, इसीलिए मैंने दोनों लिखी हुई है, ठीक है। नाउ थर्मल इंडेक्स की अगर मैं बात करूंगा, थर्मल इंडेक्स को मैं हीट इंडेक्स भी बोलता हूं, तो बेस्ड ऑन मीन मंथली टेम्परेचर, ये मीन मंथली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बेस्ड है, तो मतलब
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा थर्मल इंडेक्स क्या हो जाएगा, T/5 1.514, वही चीज़ है जो मैंने अभी बोल रहा था, अभी मैंने करवाया था, ये देखो ये लिखवाया है, ये लिखा है देखो, आई इक्वल्स टू T 1.154 ठीक है, बस वही चीज़ हो गई। एनुअल हीट इंडेक्स क्या होगा मेरा, सम ऑफ 12 मंथ वैल्यू, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ 12 मंथ वैल्यू, वही चीज़ मैंने बोली, यूज टू डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी एनर्जी लेवल फॉर द एवेपोट्रांसपायरेशन। ये क्या करता है, आप लोगों को थर्मल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। थर्मल इंडेक्स क्या बोलेंगे, थर्मल इंडेक्स क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन। तो इसको मैं दूसरी फॉर्मूला में क्या रख सकता हूँ, PE इक्वल टू 1.6 10T/I⁹ क्या बोल सकता हूँ, 1.6 10T/I⁹ ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ठीक है, तो दोनों ले क्या हो, और अच्छी बात है ये चीज़। नाउ एरिडिटी इंडेक्स, देखो दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, एरिडिटी एंड ह्यूमिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स को अगर मैं बात करूं तो शो द डिग्री ऑफ द वाटर एफिशिएंसी, ये क्या करता है, डिग्री ऑफ वाटर एफिशिएंसी दिखाता है। पीईटी से ही रिलेशन अपन ने बताया, पीईटी माइनस पी डिवाइडेड बाय पीईटी इंटू 100। हायर वैल्यू होगी कब, जब मोर एरिड, जब हायर वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, मोर एरिड या सेमी एरिड कंडीशन होगी। ऑब्वियस सी बात है, हायर वैल्यू का मतलब हो गया पीईटी मेरा इंक्रीज हो रहा है, पीईटी जितना ज़्यादा होगा उतनी मेरी हायर होगी, इसका मतलब मेरा जो होगा प्रिसिपिटेशन से जाना मेरा क्या होगा, मेरा एवेपोरेशन होगा, है ना। तो प्रिसिपिटेशन अगर मेरा कम हुआ तो मेरा क्या होगा, सेमी एरिड या एरिड कंडीशन देखने को मिलेगी। नाउ डिटरमाइन एरिडिटी और ह्यूमिडिटी इंडेक्स दोनों को मिला के अगर मैं बात करूँगा, ह्यूमिडिटी इंडेक्स भी बता देता हूँ पहले आप लोगों को। ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या होता है, सो द डिग्री ऑफ द वाटर सरप्लस, कितना दिखाता है, वाटर सरप्लस की डिग्री दिखाता है, दैट मीन्स प्रिसिपिटेशन माइनस पीईटी अपन पीईटी। तो मतलब बिल्कुल अपना जो है AI जो अपना अलॉन्ग विद द AI टू डिटरमाइन दी ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए किसके साथ, अपना एरिडिटी इंडेक्स के साथ इसको बनाया जाता है। इसीलिए ह्यूमिडिटी एंड एरिडिटी इंडेक्स एक साथ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो नॉर्मली वेट, हाँ, तो अब एरिडिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिटरमाइन करता है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉइस्चर एडिक्वेसी को, क्या सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉइस्चर एडिक्वेसी को जी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। एरिडिटी इंडेक्स किसको बोलेंगे, इन द मॉइस्ट क्लाइमेट एनुअल वाटर डेफिसिट टेकन एज द परसेंटेज ऑफ द एनुअल पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन, ठीक है। नाउ ह्यूमिडिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, इन ड्राई क्लाइमेट एनुअल वाटर सरप्लस टेकन एज द परसेंटेज ऑफ द एनुअल पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन, वही चीज़ मैंने बोली है ना, पोटेंशियल एवेपोरेशन बोलेंगे उसको, अपन ट्रांसपायरेशन नहीं बोलेंगे, टी आ गया ना, ठीक है। नॉर्मली ये आप कर सकते हो आराम से। लास्ट, इंडेक्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी, क्या, इंडेक्स ऑफ द कंसंट्रेशन, इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी refers to the seasonal distribution of the heat, whether the energy is spread evenly across the month or the concentrated in the summer। भाई सीधी सीधी बात, ये रेफर करती है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट को, मतलब जैसे आप लोगों की एनर्जी जो है वो पूरे इवनली अक्रॉस द मंथ हो रही है या फिर कंसनट्रेट हो रही है समर के अंदर, है कि नहीं। हेल्प इन डिस्टिंग्विश द बिटवीन द ट्रॉपिकल वर्सेज मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, मिड लैटिट्यूड और द ट्रॉपिकल क्लाइमेट को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। कंसंट्रेशन ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ द मीन एनुअल पोटेंशियल एवेपोट्रांसपायरेशन अक्यूमुलेटिंग इन द 3 समर मंथ, कितने मंथ में, 3 समर मंथ में कितने अक्यूमुलेट कर रहा है उस पर डिपेंड ये करता है। और भी टेक्निक है भैया पीईटी की, वो भी देख लो, पेनमैन की टेक्निक आती है एक, अगर ये पूछे, अभी तक तो पूछा नहीं गया, अगर पूछ लें तो क्या करोगे, सबके इसके अंदर होना चाहिए। पेनमैन ने 1948 में कंबाइन किया रेडिएशन बैलेंस प्लस एरोडायनेमिक फैक्टर को, मोर एक्यूरेट था ये। वेलेनी ने क्रेडल मेथड किया 1950s में, टेम्परेचर प्लस डे लेंथ यूज इन द इरिगेशन प्लांट। फिर टेलर पेरेसली एंड टेलर मेथड था, सिंप्लीफाइड किया इनने पेनमैन की मेथड को, अज्यूम किया ह्यूमन कंडीशन को, ह्यूमिड कंडीशन को। FAO फाओ, पेनमैन और मॉन्टी ने 1990 में करंट ग्लोबल स्टैंडर्ड दिए थे फॉर एग्रीकल्चर एंड दी हाइड्रोलॉजी। तो ये भी आप डायरेक्ट टेक्निक बता सकते हो नॉर्मली, अगर एग्जाम में आए तो वैल्यू एडिशन में एक आध वो बहुत है, इतना ज़्यादा इस पर अपना माइंड मत लगाओ इस चीज़ पे, ठीक है। मैं खुद बोलता हूँ ना, थिंकर्स एंड कंट्रीब्यूशन, भाई कौन कौन से इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन किया, भाई एक तो पेनमैन ही है, इनने क्या किया, रेडिएशन एंड एरोडायनेमिक मेथड दिया था यूके में 1948 में। CW थॉर्नवेट ने पीईटी एंड द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया यूएसए के अंदर 1948 में, 1955 में। बेनी ने
क्रिडल ने पीईटी एंड द इरिगेशन प्लानिंग की थी यूएसए में 1950s में, और पेरेसली और टेलर ने एनर्जी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन किया था 1972 में। 1990s में स्टैंडर्डाइजेशन पनमैन कर दिया था मोंथे मेथड्स के अंदर, पनमैन मोंथे मेथड में। ठीक है, चाहो तो ये लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। केस स्टडीज़ एंड द एप्लीकेशंस, भाई जो तो अपन को बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के अंदर। तो इंडियन ड्रॉट मॉनिटरिंग, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, पीटी हेल्प इन द कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन एवेपोट्रांसपिरेशन इंडेक्स, ये करता है आप लोगों को हेल्प कराता है कैलकुलेट करने में स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन एवेपोट्रांसपिरेशन इंडेक्स को। थर्ड डेजर्ट जो राजस्थान है, पीटी जो होता है, अगर मेरा पीटी जो है वो 2000 mm पर ईयर से ज़्यादा है और रेनफॉल मेरा जो है वो 250 mm से कम है, दैट मीन्स क्या होगा, मेरा क्रॉनिक वाटर डेफिशिएंसी वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब पंजाब में देखो एग्रीकल्चर में पीटी जो है वो लगभग 1500 mm है और रेनफॉल जो है वो मेरा 700 mm के आसपास है, तो इरिगेशन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज जो है आईपीसीसी रिपोर्ट AR6 रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग पीटी जो प्रोजेक्टेड टू द राइज बाय द 5 to 15% बाय 2050 इन साउथ एशिया इंक्रीजिंग ड्रॉट रिस्क। इससे क्या होगा, जैसे मेरा पीटी 5 से लेकर 15% तक इंक्रीज होगा, तो ये मेरा क्या है भाई, आप लोगों का क्या कर रहा है, ड्रॉट रिस्क को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं है। तो अपना ये पूरा का पूरा हो गया, इतना उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, जितना ज़रूरी होगा हम लोग उतना पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और मैं नहीं चाहता कि और डिटेल में आप लोगों को बताऊँ और ज़्यादा आप लोगों के क्या बन जाए, और ज़्यादा आप लोगों के पेजेस भर जाए, कोई मतलब नहीं बनता भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं कि अब देखो क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, व्हाट इज होमवर्क देख लो, पहले मैं होमवर्क बोल रहा, होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग ट्राई करो फ्लो चार्ट बनाना इस टॉपिक के ऊपर, डायग्राम बना लेना अगर बन सके तो, ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हो गई, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अब इनमें से कोई भी एक आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन एक्सप्लेन हाउ इज यूज टू द असर्टिंग द वाटर बैलेंस इन एन एरिया, इस तरीके से कर सकते हो, आराम से वाटर बैलेंस देख सकते हो। वही मैंने केस स्टडीज़ बताई थी ना, वही चीज़ आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करेंगे। और याद रखना, एक्सपेक्टेशन अपनी लो ही रखना। आप लोग ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, मैं क्लाउड्स के बारे में बताऊंगा, प्रेसिपिटेशन कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा, नहीं। जितना ज़रूरी होगा हम लोग उतना देखेंगे। प्रेसिपिटेशन के अंदर जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं एग्जाम के अंदर, जो जिस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसके अंदर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझ में आने वाली बात। तो मतलब कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस और अपने पैटर्न से ही लिंक कनेक्टेड रहेंगे, बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखना, हम उसी तरीके से करेंगे जितना आएगा। ये मत समझना कि जनरल स्टडी और प्रीलिम्स के लेवल का कराऊंगा। ठीक है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। चलो, अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है, आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, आप लोगों के हेल्प से ही ये जो वीडियो है वो आगे बढ़ेगी सीरीज़। ठीक है, और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट दिखता रहेगा तो ये सीरीज़ ऑटोमेटिक आगे बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।